Hello guys, today our discussion is on the policy of the Hitler, that means the Nazi policy and how the Nazis were defeated during the Second World War and the role of the intelligence network in defeating the Hitler, the Führer। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हिटलर, पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। इसका नाम सुनते ही सभी के दिमाग में हिटलर की तस्वीर आ जाती है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे विश्व स्तर पर बदनाम था और मित्र राष्ट्रों से लेकर सभी को हिटलर के बारे में कुछ न कुछ मालूम था। हिटलर को उसकी तानाशाही और क्रूरता के लिए जाना जाता है। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। मेन कैंप या मेरा संघर्ष का रचयिता, नाजी पार्टी का संस्थापक, तानाशाही का समर्थक हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्रनाउ इन ऑस्ट्रिया, जो उस समय तत्कालीन ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट था, वहाँ हुआ था। हिटलर ने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी 30 अप्रैल 1945 को फ्यूहरर बंकर, बर्लिन, जर्मनी में। हिटलर वर्साय की संधि का कटीला पौधा था जो आर्जीमोनी की भांति अनियंत्रित होकर फैल गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, वर्साई की संधि, यही वह संधि या ट्रीटी थी, समझौता था, जिसके कारण हिटलर उत्पन्न हुआ था। हिटलर के पिता एलोइस हिटलर कस्टम ऑफिशियल थे और उसकी माँ क्लैरा एक शिक्षिका थी। बचपन में हिटलर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था, परंतु जैसे जैसे वह उच्च कक्षाओं में जाता गया, असफल होता गया, क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। 15 वर्ष की उम्र में वह हाई स्कूल परीक्षा में फेल हो गया और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। सन 1903 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने वियना में एक एकेडमी में आर्ट्स के लिए आवेदन भी दिया था, क्योंकि आर्ट्स उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद हिटलर का झुकाव राजनीति की ओर होने लगा। हिटलर में तानाशाही के बीज उस समय पड़े जब प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने आर्मी ज्वाइन की और जर्मन आर्मी का प्रशिक्षण लिया। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की ओर से लड़ा। उसे कॉर्पोरल का पद प्राप्त हुआ। उसे डिस्पैचर रनर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वह बहुत बड़ी संख्या में और बहुत जल्दी ही आतंक या मृत्यु का पर्याय बन चुका था। युद्ध में उसकी वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस ऑफ द फर्स्ट क्लास के सम्मान से पुरस्कृत किया गया। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक पहले मस्टर्ड गैस के गोले के एक विस्फोट में वह बुरी तरह से घायल हुआ और उसने अपने आंखों की रोशनी गंवा दी। वह लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहा और डिप्रेशन में चला गया। उसका भविष्य अंधकार में हो चुका था। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था लेकिन उसकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आई और अस्पताल से छूटने के बाद उसने जर्मन आर्मी के स्पाई के रूप में जर्मन वर्क्स पार्टी को ज्वाइन किया। हिटलर वर्साई की संधि को जर्मनी का अपमान मानता था और इस संधि को थोपने वाले देशों के गुट मित्र राष्ट्र से बदला लेना चाहता था। हिटलर अत्यंत प्रभावी और मंत्रमुग्ध कर देने वाला वाचक था। उसके भाषणों को सुनकर लोग सम्मोहित हो जाते थे। इससे उसके प्रभाव में वृद्धि हुई और
सन 1921 में उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजी पार्टी के नाम से या नाजी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस, साथ ही अवमूल्यन या इन्फ्लेशन के बढ़ते दबाव के कारण लोगों में हिटलर के प्रति सम्मान बढ़ गया और 1923 के आते आते नाजी पार्टी में 56,000 से भी अधिक सदस्य हो गए थे। हिटलर ने सरकार पर दबाव बनाना आरंभ किया कि वह नाजी पार्टी के साथ काम करें, नाजी पार्टी का सहयोग लें, परंतु उसके प्रयास विफल हुए और उसे कुछ समय के लिए कारावास में डाल दिया गया। जेल में ही उसने मेन कैम्प, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, की रचना की। इसमें उसने अपने राजनीतिक विचारों को उजागर किया। 1932 में जर्मनी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में नाजी पार्टी कुछ मतों के अंतर से हारी, यानी कुछ ही मत थे जिससे वह हारा था, अन्यथा वह राष्ट्रपति बन गया होता। परंतु राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग पर यह दबाव बढ़ गया कि वह हिटलर को चांसलर नियुक्त करें। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने नाजियों को सुदृढ़ करना आरंभ किया, सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नाजियों को नियुक्त किया, आपातकालीन शक्तियां नाजियों के हाथों में दे दी गई। सन 1934 में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही हिटलर सत्ता पर काबिज हो गया। हिटलर ने जर्मनी को सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जीव्स की नियुक्ति की जो जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार कर सके। हिटलर द्वारा सामरिक शक्तियों को बढ़ाने के प्रयास पर उसके पड़ोसी राष्ट्रों ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था जर्मनी वर्साई की संधि से कुछ लाभ हुआ है, कुछ कर नहीं पाएगा। हिटलर वर्साई की संधि तोड़ देना चाहता था। सन 1936 में हिटलर ने रीनलैंड पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी में मिला लिया। 1938 में हुए म्यूनिख समझौते में पश्चिमी राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया। सन 1939 में हिटलर ने सोवियत रूस के साथ मोल्टोव की संधि तथा इटली के साथ स्टील पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड से पोलिश गलियारे की मांग की, जो सामरिक तथा व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। पोलैंड ने इसे देने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और इस रास्ते को हासिल कर लिया। इसके पोलैंड पर जर्मनी के हमले के साथ ही 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस विश्व युद्ध में स्थिति ऐसी थी कि एक राष्ट्र यदि दूसरे राष्ट्र पर हमला करता तो दूसरे राष्ट्र के सहयोगी राष्ट्र अपने आप युद्ध में खींचते चले जाते थे और इस प्रकार यह युद्ध बढ़ते हुए पूरे वैश्विक स्तर पर फैल गया। जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर भी अधिकार कर लिया। फ्रांस ने खुद ब खुद जर्मनी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार हिटलर ने पश्चिमी यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी का खुफिया तंत्र अत्यंत शक्तिशाली था तथा पूरे यूरोप में फैला था। हिटलर को फ्यूरर अर्थात आतंक के नाम से जाना जाने लगा। एपवेयर तथा OKW, एपवेयर एंड OKW, ये 2 शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क थे जो हिटलर के लिए काम कर रहे थे, या हिटलर के 2 शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क यही दोनों थे। पश्चिम, इस तरह से लगभग पूरे पश्चिम यूरोप में हिटलर ने अपनी सत्ता का लोहा मनवा लिया था। पश्चिम के बाद हिटलर ने पूर्व की ओर रुख किया। हिटलर ने सोवियत रूस पर ऑपरेशन बारबारोसा आरंभ किया। सोवियत रूस पर हमला हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। यूरोप के दूसरे राष्ट्र ऑस्ट्रिया हंगरी चेकोस्लोवाकिया
या दूसरे अल्बानिया, ये सभी छोटे राष्ट्र थे। यहाँ विकास गतिविधियाँ बहुत अच्छे पैमाने पर हुई थी, सड़कें चुस्त दुरुस्त थी। इसका फायदा हिटलर की सेना को मिला था। वे बड़े आसानी से उनकी टैंकें और सैनिक मुख्य रास्ते से होते हुए मुख्य शहर में प्रवेश कर गई थी। इसके अलावा मुख्य सड़कें एक दूसरे देशों या पड़ोसी देशों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी। इन सब का फायदा हिटलर को मिला था। परंतु सोवियत रूस का आकार पूरे यूरोप के क्षेत्रफल के 3/4 से भी अधिक था। वहाँ विकास कार्य और सड़कें वैसी नहीं थी जैसे कि छोटे राष्ट्रों में थी। सोवियत रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंक जोसेफ स्टालिन की स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी ने हिटलर की सेना के हौसले पस्त कर दिए। स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी क्या थी? जोसेफ स्टालिन स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने सैन्य नेतृत्व भी संभाला था, सैन्य प्रशिक्षण भी लिया था। उन्हें हिटलर की सेना की शक्ति का अंदाजा था और उनके कठोर प्रशिक्षण के बारे में भी जानते थे। कर्मठ स्वभाव से भी परिचित थे। साथ ही बर्बरता और क्रूरता की कहानियां और समाचार भी प्रकाशित होते रहते थे। किस तरह हिटलर की सेनाएं बड़ी बेरहमी से लोगों को मारती है। कहीं उन्हें रोलर या टैंकों के नीचे कुचल दिया जाता था विरोधियों को, तो कहीं सिर में गोली मारकर एक जगह दफना दिया जाता था। इसके अलावा हिटलर की बर्बरता के किस्से समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते थे। जोसेफ स्टालिन ने एक नीति बनाई। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, परंतु जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी। स्टालिन ने लोगों को यह निर्देश दिया कि सभी सीमावर्ती क्षेत्र खाली करा दिए जाएं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों मील के क्षेत्रों को खाली करा लिया गया। लोगों को निर्देश दिया गया कि वे मुख्य केंद्र या सोवियत रूस के पूर्व की ओर या फिर केंद्र की ओर मॉस्को के निकट बसाव करें। लोगों को यह निर्देश भी जारी किया गया कि घर छोड़ने से पहले वे अपने साथ सभी आवश्यक वस्तुएं रख लें जिसे वे ले नहीं जा सकते थे और किसी भी प्रकार के उपयोग की हो, चाहे वह प्लास्टिक, थैले, कपड़े या बर्तन ही क्यों न हो, या तो उसे अपने साथ रख लें या जलाकर नष्ट कर दें या कहीं गहरे गड्ढे में दबा दें। मवेशी या दूसरे पशुओं को अपने साथ ले जाएं। खाने पीने की कोई भी वस्तु घर पर न छोड़ें, यानी कोई भी ऐसी वस्तु वे अपने पीछे नहीं छोड़ेंगे जो किसी भी प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोग में आने लायक हो। इसके साथ ही अगर किसी वस्तु को वे ले नहीं जा सकते हैं तो उसे जलाकर नष्ट कर दें या गहरे गड्ढे में दबा दें। साथ ही सैकड़ों हजारों मीलों तक टेलीफोन, बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। सैकड़ों मील तक केवल वीरान, सुनसान, निर्जन बच गया था। यहाँ तक कि वृक्षों को भी काटकर जला दिया गया, अन्यथा उसे काटकर मुख्य शहर या मॉस्को की ओर ले जाया गया ताकि सर्दियों में जलाने या दूसरे उपयोग के लिए आ सके। जब हिटलर की सेना ने सोवियत रूस की सीमा से अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने सोचा था उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, उन पर हमले किए जाएंगे, उन्हें युद्ध लड़ना होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह आगे बढ़ते गए। केवल निर्जन, सुनसान, वीरान रेगिस्तान सा प्रतीत होता था। कहीं पानी का एक सोता तक नहीं, कहीं पानी की एक बूंद नहीं, कोई गृह या निवास नहीं, खाने पीने, रहने, ठहरने किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं। सड़कें थी ही नहीं, जो सड़कें थी वह बुरी तरह खुदी हुई या नष्ट की हुई थी। केवल मिट्टी, कीचड़ और दूसरे तरह के असुविधाएं मिली। हिटलर की सेना
की गति बहुत धीमी हो गई। सड़कें थी नहीं, बुरी तरह से मिट्टी, धूल और कीचड़ में सने हुए उनकी सेनाओं के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। कई दिनों में वह कुछ 100 मील ही तय कर पाते थे। मिट्टी ऐसी थी कि वह नाक, मुंह और शरीर के दूसरे हिस्सों में चिपक जाती थी। गाड़ियों के टायर या गाड़ियों में मिट्टी और कीचड़ फंस जाने से उनका बढ़ना मुश्किल हो गया था। निर्जन सुनसान स्थान थे, कहीं खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी, कहीं जल के कोई स्रोत थे तो वह बुरी तरह से दूषित कर दिए गए थे। मल मूत्र और अन्य तरह की गंदगी उसमें डाली गई थी। परंतु उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और वही पानी पीने को मजबूर थे। इस तरह से सैकड़ों सैकड़ों मीलों तक उन्हें न कोई आबादी मिली, न कोई निवास स्थान, कोई बसाव, मानव बसाव, कोई खाने पीने की वस्तु, ठहरने का कोई के लिए कोई स्थान या किसी भी उपयोग की कोई वस्तु नजर आई। हिटलर की सेना के लिए एक और समस्या हो गई, खाने पीने और राशन की समस्या। उनके पास न तो कुछ खाने के लिए था, न ठहरने का प्रबंध था और न किसी अन्य प्रकार की सहायता हो पा रही थी। सैकड़ों सैकड़ों मीलों तक वे दूरी तय करते और कहीं कुछ भी नजर नहीं आता था। तापमान -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तक में था। कहीं कहीं -40 डिग्री सेल्सियस भी तापमान था। उन क्षेत्रों में सेनाएं नहीं गई, परंतु -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तापमान मिला। हिटलर की सेना अनेक बीमारियों के शिकार हो गई। हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया, मच्छरों के भी हमले होते रहते थे। मलेरिया, हैजा, टाइफाइड के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी। हिटलर की सेना के 60% से अधिक जवानों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो चुकी थी। दवाइयां नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जर्मन सैन्य नेतृत्व बड़ा सख्त था, अनुशासन बड़ा सख्त था, आदेश का पालन करना अनिवार्य था। कुछ सैन्य अधिकारियों ने मुख्य नियंत्रक या कंट्रोल ऑफिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। उन्हें सलाह दी गई कि वे परिस्थितियों का सामना अपने सोच विचार, अपनी सूझबूझ से निकालें। परंतु यहाँ तो परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ कोई समाधान ही नहीं था। यहाँ तक कि पानी के स्रोत भी बिल्कुल दूषित कर दिए गए थे। पानी पीने के लिए भी उन्हें उसी दूषित पानी का उपयोग करना पड़ता था, और जिसके कारण वे हैजा, पोलियो, हैजा, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। हिटलर की सेना की बहुत बड़ी संख्या में क्षति हुई। सैनिकों को यह आदेश दिया गया कि वह पैंट के पिछले हिस्से की सिलाई को उखाड़ दें, क्योंकि उन्हें बार बार शौच जाना पड़ता था। खाने का एक अन्न हजम नहीं कर पाते थे, उन्हें बार बार शौच जाना पड़ता था। और इतनी भीषण सर्दी, -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऐसे में उन्हें ठंड लगने या निमोनिया जैसी बीमारियों का भी खतरा था। निमोनिया से भी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक ग्रस्त हो गए। इस प्रकार कमजोरी, डिसेंट्री, हैजा, अतिसार, टाइफाइड जैसी बीमारियां, साथ में निमोनिया का प्रकोप, हिटलर की सेना को बहुत ही नुकसान पहुंचा और बहुत बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए। वह इतना आगे आ चुके थे कि ना पीछे लौट पाते थे और आगे जाने पर वीरान दलदल में धंसते चले जाते थे। इस प्रकार जोसेफ स्टालिन की स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी ने हिटलर की सेना के हौसले पस्त कर दिए थे। दूसरी ओर जोसेफ स्टालिन ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की एक मीटिंग हुई। उसमें यह फैसला लिया गया कि हिटलर की दूसरी सेनाओं को इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को कमजोर किया जाए।
हिटलर का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा था। उसने लगभग पूरे यूरोप में, यहाँ तक कि ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे देशों की सेना, ब्रिटेन के सहयोगी देशों की सेनाओं के सैनिकों या दूसरे वर्कर्स को खरीद लिया था, जो सूचनाएं चोरी करके हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को पहुंचा देते थे। हालांकि कुछ पकड़े जाते थे जिन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी, फिर भी ऐसा निरंतर हो रहा था। अतः इन तीनों देशों ने यह निर्णय लिया कि हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को कमजोर किया जाए। इसके लिए एक नीति बनाई गई। ब्रिटेन, अमेरिका या इसके सहयोगी देशों ने अपनी सेनाओं में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती थी कि लोगों को लगता था, सैनिकों को लगता था कि उन्हें एक विशेष क्षेत्र में युद्ध के लिए जाना है। इसके लिए पूरी तैयारी की जाती थी, मॉक ड्रिल किए जाते थे, सेनाएं कूच करती थी, लेकिन सेनाएं उस क्षेत्र में जाती नहीं थी, न हमले किए जाते थे, न युद्ध किए जाते थे। परंतु जैसे ही तैयारी की जाती थी, सेना कूच करती थी, हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क के सोर्स या स्रोत जो भेदिए थे या मुखबिर थे, वो तुरंत ही सूचनाएं हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को पहुंचा देते थे कि सेनाएं किस क्षेत्र में हमला करने के लिए कूच कर रही हैं। और हिटलर की सेनाएं तुरंत ही तैयारी करती थी और संबंधित क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार हो जाती थी। परंतु वास्तव में तो वहाँ न सेनाएं जाती थी न कोई युद्ध होता था। ऐसा बार बार किया गया। हर बार अफवाह उड़ाई जाती थी, फर्जी या नकली अभ्यास किए जाते थे, तैयारी की जाती थी। नकली राइफलों की भी बहुतायत हो गई थी। नकली युद्ध के सामानों को भी बड़ी संख्या में ले जाया जाता था। परंतु सेनाएं उस क्षेत्र में जाती नहीं थी और न कोई युद्ध होता था। परंतु बार बार हिटलर के सोर्स उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क को खबर पहुंचाते थे कि आज किस क्षेत्र में ये सेनाएं कूच करने वाली हैं। और ऐसा तीनों ही राष्ट्र कर रहे थे, सोवियत रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बार बार हिटलर की सेनाएं किसी विशेष क्षेत्र के लिए तैयारी करती, वहां कूच करती, लेकिन युद्ध तो होता नहीं था क्योंकि सेनाएं वास्तव में वहां आती नहीं थी। इस प्रकार हिटलर को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई। उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क को धोखा दिया गया। हिटलर को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई। बार बार उसे सेनाएं किसी विशेष क्षेत्र में भेजना पड़ता, उनके लिए प्रबंध करना पड़ता, खाने पीने की वस्तुएं, अन्य प्रकार के प्रबंध में बहुत अधिक खर्च होता था। ये सेनाएं पूरी तैयारी के साथ जाती थी, लेकिन वहां तो कोई न सेना पहुंचती थी न युद्ध होता था। इस प्रकार हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को धोखा देना आरंभ कर दिया गया। झूठी अफवाहों ने हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्रोतों पर विश्वास करने से भी विमुख कर दिया। इसके कारण हिटलर ने स्वयं ही अनेक इंटेलिजेंस सोर्सों को मरवा दिया या समाप्त करवा दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये सोर्स उसे धोखा दे रहे हैं। नए सोर्स उत्पन्न करने में भी कठिनाई हुई। हालांकि सोर्स बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन उन सोर्स को हमेशा ही ये तीनों देश या मित्र राष्ट्रों की सेनाएं धोखा देती रहीं और हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को गलत सूचनाएं पहुंचती रहीं। क्योंकि चोरी करके सूचनाएं तो पहुंचा सकता था, लेकिन उसकी सत्यता का पता उसे नहीं होता था। इस प्रकार जोसेफ स्टालिन की स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी और साथ ही तीनों मित्र राष्ट्रों सोवियत रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की हिटलर के इंटेलिजेंस को धोखा देने वाली नीति ने हिटलर की सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी, अब पश्चिमी राष्ट्रों या मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को भी हर तरफ से घेरना आरंभ कर दिया। हिटलर पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद हिटलर की सेना रूस में बुरी तरह से पराजित थी, क्योंकि स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी ने हिटलर की सेना के हौसले पस्त कर दिए। जीवन की आवश्यक दशाएं ही विपरीत हो गई थी। ऐसी स्थिति में वो पूरी तरह बीमार, कमजोर, शारीरिक रूप से दुर्बल हो गए और रूस के वीरान रेगिस्तान में बुरी तरह से फंस गए। वे न वापस लौट सकते थे, न आगे बढ़ पाते थे।
जितना ही वो आगे बढ़ते वीरान दलदल में फंसते जाते थे। सोवियत रूस में हिटलर की सेना भूख प्यास और बीमारियों से पूरी तरह से पस्त हो गई। अधिकांश सैनिक भूख प्यास और बीमारियों के शिकार होकर मारे गए। हिटलर हार चुका था। उधर मित्र राष्ट्रों की धोखा देने वाली नीति ने हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया या प्रभावित कर दिया था। सूचनाएं सही नहीं होती थी, लेकिन तैयारी करनी पड़ती थी, खर्च होते थे और सूचनाएं गलत होती थी, क्योंकि यह धोखा या अफवाह फैलाने वाली नीति तीनों मित्र राष्ट्रों ने मिलकर बनाई थी। और इस प्रकार हिटलर की दूसरी सेनाएं, वायु सेना और दूसरी सेना जो सशक्त थी, उन्हें भी बार बार धोखा दिया गया और हिटलर की सेनाओं को दूसरे क्षेत्रों में फंसा कर रखा गया। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बड़े आराम से नॉर्मंडी पर उतरी और पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे डी डे के नाम से जानते हैं। इसका महत्व तो इसलिए भी है क्योंकि बिना एक भी गोली चलाए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नॉर्मंडी पर कब्जा कर लिया था। इसका श्रेय था तीनों मित्र राष्ट्रों की धोखा देने वाली नीति, हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को धोखा देने वाली नीति, क्योंकि हिटलर की सेनाओं को, उसकी वायु सेना और अन्य सेनाओं को छद्म युद्ध या झूठे युद्धों की तैयारी में फंसा दिया जाता था। किसी और क्षेत्र में सेनाओं को कूच करना पड़ता था और वास्तव में सेनाएं तो किसी और क्षेत्र में जाती थी या जाती ही नहीं थी। और इन सब का फायदा उठाकर अंत में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं नॉर्मंडी पर उतरी और नॉर्मंडी पर कब्जा कर लिया, जिसे डी डे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हिटलर हार गया और उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्राउन, इन दोनों ने ही 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार जर्मन और इसके बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। उधर कुछ समय पश्चात जापान, जो जर्मनी के सहयोगी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ रहा था, और उसने भी बहुत बड़े क्षेत्र पर, विशेषकर एशियाई दक्षिण एशियाई देशों पर अधिकार कर लिया था। उस पर भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए। केवल 3 दिनों में ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर बुरी तरह से ध्वस्त हो गए। जापानी सम्राट हिरोहितो के पास कोई और अन्य चारा नहीं बचा था, क्योंकि एक ही बम महाकाल बन जाता था। उसने भी तुरंत ही सरेंडर कर दिया और इसके बाद 9 अगस्त 1945 हिरोहितो के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ करने में हिटलर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उसने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया था, परंतु इसके पीछे वर्साय की संधि मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। परंतु वर्साय की संधि के पीछे भी प्रथम विश्व युद्ध था, क्योंकि वहाँ भी जर्मनी ही की आक्रामक नीति थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को नुकसान पहुँचाया था और उसे ही युद्ध के लिए दोषी माना गया था और वर्साय की संधि के तहत उस पर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया गया था। वह अपनी सेना नहीं रख सकता था, इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं बना सकता था, परंतु हिटलर ने सब कुछ किया, क्योंकि वह वर्साय की संधि को तोड़ना चाहता था और उसने तोड़ा भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हिटलर मुख्य रूप से पराजित कैसे हुआ, यहाँ पर 2 नीतियाँ हैं। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, एक तो हिटलर को बड़े क्षेत्रों में युद्ध का अभ्यास नहीं था। यूरोप के अधिकांश देश जो छोटे छोटे थे वह काफ़ी विकसित थे, विकास गतिविधियां वहाँ हुई थी, सड़कें और दूसरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, जिसका फायदा हिटलर को और उसकी सेना को मिला था। उसे सोवियत रूस जैसे किसी बड़े क्षेत्र में युद्ध का अनुभव नहीं था। वो पिछड़े देशों में या फिर ऐसे देशों में जहाँ सड़कें नहीं थी, आधारभूत व्यवस्था नहीं थी, उन क्षेत्रों में लड़ने का अनुभव उसकी सेना को नहीं था। और इसके कारण सोवियत रूस के साथ उसने एक संधि भी की थी, परंतु उसकी महत्वाकांक्षी योजना ने उसे युद्ध
और हमले के लिए उत्प्रेरित किया और इसने सोवियत रूस पर हमला किया। दूसरा, हिटलर की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अधिक नहीं थी। वह मुख्य रूप से एक सिपाही की तरह बुद्धि या मस्तिष्क वाला था। शैक्षणिक रूप से वह बहुत उच्च योग्यता नहीं रखता था और यही कारण था कि वह उसकी नीतियां तो दूसरे लोग बनाते थे, परंतु उसने काफी सक्षम और प्रतिभाशाली लोगों का नेटवर्क स्थापित किया था। परंतु उसके नेटवर्क को भी दूसरे मित्र राष्ट्रों ने धोखा दिया, क्योंकि वहां भी प्रतिभा संपन्न लोग थे। हिटलर मुख्य पराजय के दो कारण देखने को मिलते हैं। एक तो उसका अनुभव, जहां विकास गतिविधियां नहीं थी या बड़े क्षेत्रों में हमले करने का उसका अनुभव नहीं था। उसने दूसरे देशों की सुविधाओं का फायदा उठाया था, जबकि सोवियत रूस में उसे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली जो जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, इंटेलिजेंस नेटवर्क। कांटा कांटे से निकलता है, एक कहावत है। अतः मित्र राष्ट्रों ने हिटलर या नाजी पार्टी, हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को समझ लिया था और उसे पराजित करने के लिए अजीब तरकीब निकाली, अफवाहों वाली नीति। लेकिन यह अफवाह, इसका अर्थ है कि उसके स्रोत या सोर्स सेनाओं में तो होते थे, परंतु वे निम्न पदों पर थे जिसे हिटलर ने खरीद लिया था। उच्च पदों पर आसीन अधिकारी क्या निर्णय लेते थे, यह निर्णय लिए जाने के बाद जब सबको पता चलता था, हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क तक सूचना पहुंच जाती थी। परंतु इस व्यवस्था को मित्र राष्ट्रों ने भांप लिया था और हिटलर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी उन्होंने धोखा दिया। इस प्रकार दो नीतियां सबसे महत्वपूर्ण रही। तानाशाही हमेशा हारती है। तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। तानाशाही या डिक्टेटरशिप का लोग हमेशा विरोध करते हैं। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हमेशा बहुमत का शासन होता है। अगर जनता किसी नीति का समर्थन नहीं करती है तो यह बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। हिटलर की नीतियों के समर्थक मुख्यतः नाजी पार्टी के समर्थक थे। दूसरे यहूदियों या दूसरे प्रकार के लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उन्हें बर्बर और क्रूर तरीके से उनकी हत्याएं की गई थी। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक यहूदी थे, उन्होंने, और जर्मनी में ही उनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया जर्मनी के आसपास, जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्र में ही उनका जन्म हुआ था, परंतु उनके परिवार ने जर्मनी के भय से या हिटलर की नीतियों के कारण जर्मनी छोड़ दिया था। ऐसा ही एटम बम बनाने वाले एनरिको फर्मी, जो इटली के थे, उसने भी मुसोलिनी, जो हिटलर का समर्थक था, उसकी नीतियों के कारण और तानाशाही व्यवस्था के कारण इटली छोड़ दिया और अमेरिका के संरक्षण में चला गया, जहां उसने बड़ा अच्छा कार्य किया और वह एक कुशल वैज्ञानिक था। उसने एटम बम का इजाद किया या एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक चेन रिएक्शन को स्थापित किया। तो इस प्रकार अगर देखें तो तानाशाही हमेशा सफल नहीं होती है। तानाशाही कुछ समय तक सफल हो सकती है, लेकिन लंबे समय में तानाशाही हमेशा पराजित होती है। अतः तानाशाही का समर्थन या तानाशाही राज्य बिल्कुल ही उचित नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो राज्य जितना कम शासन करता है वो उतना, जो सरकार जितना कम शासन करती है उतनी अच्छी है। लोगों को उनके स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लोगों में ज्ञान का उद्भव होना चाहिए, वे स्वविवेकी होने चाहिए, आत्मसंयमित होने चाहिए, ज्ञानवान होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए,
अपना निर्णय अपना बेहतर खुद कर सकें, कानूनों का उल्लंघन न करें। महात्मा गांधी यूरोपीय साहित्य से प्रभावित थे, विशेषकर सोवियत रूस, लियो एन टॉल्स्टॉय, मार्क्सवाद या अन्य प्रकार के साहित्यों का अध्ययन उन्होंने किया था और यूरोपीय साहित्य से प्रभावित थे। तो यहाँ पर तानाशाही के विरुद्ध या तानाशाह का उदय और तानाशाह का अंत, जहाँ कहीं भी तानाशाही की उदय हुई है या तो उसकी हत्या हुई है या फिर उसने हत्या किया है। साधारणतः सामान्यतः ऐसा ही देखने को मिलता है। इसके साथ ही हिटलर की नीतियाँ आक्रामक थी। वह अन्य नीतियों को अपनाकर भी छूट ले सकता था, जर्मनी का विकास कर सकता था, परंतु उसकी शैक्षणिक योग्यता कम थी और वह इतना अधिक ज्ञानवान और सक्षम नहीं था कि वह मस्तिष्क का उपयोग इस रूप में कर पाए कि तानाशाही से हटकर कुछ विशेष सोच सके। तो यह शैक्षणिक योग्यता का ही प्रभाव था, साथ में जर्मन सेना का प्रशिक्षण, जहां वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, जिसने उसे तानाशाह बना दिया था। और इसका परिणाम, तानाशाही का परिणाम वही हुआ जो सामान्यतः होता है। अब आइए थोड़ा सा बच्चों वाली बात पर आ जाए। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इफ यू नो इंग्लिश, यू मे टॉक, यू मे वॉक, यू मे ड्रिंक, यू मे डू एनीथिंग, बिकॉज if you can write, understand, speak English, you may at least live in any part of the world. तो मैंने कुछ सेंटेंस पैटर्न पर के बारे में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब प्रेजेंट परफेक्ट पर आ जाते हैं। सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स भी बताए मैंने, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन, कमांड। अब प्रेजेंट परफेक्ट पर आते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या हो सकता है? राम ने अपने कमरे को साफ कर लिया है। राम हैज क्लीन्ड हिज रूम। सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्म। तुमने खाना बना लिया है या तुमने खाना पका लिया है, यू हैव कुक्ड फूड। असर्टिव सेंटेंस। निगेटिव, जहां नहीं, नकारात्मक आ जाए, कोई कार्य नहीं किया गया है, जहां नहीं का बोध हो। तुमने खाना नहीं पकाया है, यू हैव नॉट कुक्ड फूड। सीता ने अपने कमरे को साफ नहीं किया है, सीता हैज नॉट क्लीन्ड हर रूम। तुमने किताबें नहीं पढ़ी है, यू हैव नॉट read the books or you have not read the book. Assertive, negative, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख देते हैं, यानी स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से होती है और इसके बाद सेंटेंस जो करते हो। क्या तुमने खाना पकाया है, हैव यू कुक्ड फूड। क्या सीता ने गाना गाया है, हैज सीता संग ए सॉन्ग। क्या मोहन बाजार गया है, हैज मोहन वेंट टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी क्या से आरंभ होगा, इंट्रोगेटिव होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ नकारात्मक रूप में होगा। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटेन फूड और मील, हैव यू नॉट टेकन मील। क्या सीता ने गाना नहीं गाया है, हैज सीता नॉट संग ए सॉन्ग। क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम नहीं लिख रहे हो, हैव यू नॉट।
क्या तुमने नहीं लिखा है? हैव यू नॉट रिटन? क्या वह बाजार नहीं गया है? हैव यू नॉट gone to the market, gone to market, go, went, gone, going, goes. V3, V3 form. तो इस तरह से assertive, negative, interrogative, negative question. What, which, whom, when, who, why. ये क्या कर लिया है? यह क्या कर लिया है? अगर यह कर लिया है, यू हैव डन इट। यह क्या कर लिया है? व्हाट हैव यू डन? क्या तुम खा चुके हो, या क्या तुमने खा लिया है? तो यहां तो हैव यू ईटेन, लेकिन तुमने क्या खा लिया है? व्हाट हैव यू ईटेन? सीता ने गाना गाया है। सीता है संगे सॉन्ग। सीता ने क्या गाना गाया है? व्हाट सॉन्ग? व्हाट हैज सीता सॉन्ग? सीता ने क्या गाया है? मोहन ने किताब लिखा है। मोहन है रिटन। मोहन ने कौन सी किताब लिखी है? विच बुक? विच बुक हैज मोहन रिटन? लेकिन यहां क्या होना चाहिए? व्हाट, वाई, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट के बाद एक्सिलरी वर्ब, विच के बाद भी। विच बुक may be correct, but which has the book you written? Which has the book the Shyam written? तो इस तरह से क्वेश्चन। कमांड, तो कमांड तो या तो इंडिफिनिट होगा, इंडिफिनिट ही हो सकता है। कमांड को डिफरेंट टेंस में अलग अलग नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, कमांड, सभी क्वेश्चन सेंटेंस तो निश्चित रूप से होते हैं। सीता और राम बाजार गए हैं। सीता एंड राम हैव गॉन टू द मार्केट। सीता और राम बाजार नहीं गए हैं। सीता एंड राम हैव नॉट गॉन टू द मार्केट। क्या सीता और राम बाजार गए हैं? हैव सीता एंड राम गॉन टू द मार्केट? क्या सीता और राम बाजार नहीं गए हैं? हैव सीता एंड राम नॉट गॉन टू द मार्केट? सीता और राम कहाँ गए हैं, या सीता और राम किस बाजार में गए हैं? इन विच मार्केट हैव सीता एंड राम गॉन? तो इस तरह से इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस के एक उदाहरण है। तो फिर से अगली बार किसी नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, वेल डन। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। अब की बारी देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है।